मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनाई जा रही है और देश के धरातल पे आप देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के साथ हर दिन अन्याय हो रहा है। और देश के अंदर आज जैसा मणिपुर में आप देखें तो जो हिंसा का माहौल बना है, इसको भी रोकने में भारत सरकार नाकाम रही है। और इन 9 सालों में बहुजन समाज के साथ अगर न्याय नहीं हो पाया तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कुछ 1 साल में कर पाएंगी? 2024 में यह सरकार एक एक सीट पर लोहे के चने इसको चबाने पड़ेंगे। और समस्त बहुजन समाज जागृत हो चुका है, जागरूक हो चुका है। 1991 में पहले से मुकदमा था और मुकदमा लाने के पीछे का उद्देश्य है ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता। 2024 के चुनाव में ये सारे मुख्य मुद्दे के रूप में सामने लाएंगे और एक बार फिर बहुजन समाज ठगा जाएगा और ध्रुवीकरण करके ये फिर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और ये असफल होंगे। जिसमें 38 दल है इंडिया में, 26 दल है इंडिया में और इंडिया में 38 दल है। कैसे देख रहे हैं देश के राजनीति? देखो जी, ये पहले कहा जा रहा था कि भाई शेर अकेला आता है, तो शेर 38 दलों के साथ आया और वो 38 दल ऐसे हैं जो आपस में 10-20 टुकड़े में बटे हुए हैं और उनमें से लगभग 38 दल में से लगभग 22-23 दल है जिनका कोई एमपी नहीं है। तो उनका 38 दल का क्या सच्चाई वो सबको पता है। बाकी के जो 26 दल हैं वो सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र के छत्र और लगभग 8 से 10 मुख्यमंत्री, झारखंड से सोरेन साहब गए, नीतीश कुमार जी गए, ममता बनर्जी थी, स्टालिन थे और उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं। तो वो एक बड़ा अलायंस है और उसमें देखिए बात क्या है कि नंबर तो कोई कुछ भी गिना सकता है, 38 के आप 58 भी कर लोगे, लेकिन उनका जो वोटिंग इम्पैक्ट है ना, वो वोटिंग इम्पैक्ट क्या है और जो इधर इंडिया जो बनी है, जो 26 दलों का संगठन है, उसका वोटिंग इम्पैक्ट क्या है। ये तय है कि अगर ये 26 मिल गए तो ये 38 वालों को बड़ी परेशानी होने जा रही है और इसकी बौखलाहट दिख रही है। कोई नहीं, देखिए जो सो कॉल्ड एनडीए, वाजपेयी जी के समय में एनडीए के संयोजक भी हुआ करते थे लोग, एनडीए की मीटिंगें भी हुआ करती थी, शरद पवार उसके संयोजक थे और तब एनडीए का कोई मायने मतलब था। 9 साल में साहब मोदी साहब को एनडीए की याद तो नहीं आई, लेकिन 26 दलों की मीटिंग होती है और आप देखिए चुनौती कितनी बड़ी है और मीडिया मैनेजमेंट का क्या तरीका है कि दिन में 26 दलों की मीटिंग हो रही तो उसी दिन 18 तारीख को ही ये शाम को मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मीडिया में ज़्यादा देर ना चल जाए। तो वो उनको पता है और जो माहौल बनता जा रहा है और समाज और देश अब जागरूक हुआ है। इन्होंने इंडिया रखा है, क्या लगता है ये विपक्ष की कामयाबी है? बिल्कुल है, बहुत समझदारी भरा निर्णय है। आप एक चीज़ देखो ना, ये सारा खेल क्या था, ये जो बीजेपी एंड टीम है इसका सारा मैनेजमेंट का मामला है, जुमले गढ़ने का मामला है और उन जुमलों में फंसाते रहे पिछले, क्योंकि विपक्षी पार्टियां काम करने में विश्वास करती थी और ये जुमले में विश्वास करते थे। तो इन लोगों ने एक बहुत सोचा समझा नाम दिया है और पॉलिटिकली देखिए बात क्या होती है और एक दूसरा मायने मतलब भी है। देखिए एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जुड़ेगा तो इंडिया बनेगा, है ना। जिस आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर ही बीजेपी ने अटैक किया है। आप जो इसके सारे कारनामे आप बीजेपी के देखते हो, बीजेपी के बड़े बहुत सारे नेता ऐसे कहने लगे कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, विदेशियों का दिया हुआ नाम है। इनको पता ही नहीं है, अगर विदेशियों का दिया हुआ तो इंडस सिविलाइजेशन क्या इन्होंने नाम दिया था क्या? इंडस का नाम कोई अंग्रेजों ने दिया है? ये हजारों साल पुराना दिया हुआ नाम है जी। और सबसे बड़ी बात है और जिस चीज़ को हम लोग उठा रहे हैं और जो खास करके हम लोग जिन समाजों से आते हैं, हम बात कर रहे हैं संविधान की और संविधान का प्रीम्बल में ये पहला लाइन लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत। ये इनको पता ही नहीं है, क्योंकि और पता भी है अगर है तो इनको संविधान से मतलब नहीं है और इनकी पूरे दिली लालसा है कि संविधान बदले। तो पहले प्रीम्बल में बदल लो ना, इंडिया दैट इज़ भारत क्यों लिखा है, फिर भारत कर लो। बार कहा गया देश संविधान से ही चलेगा, तो कहाँ बदलना चाहते हैं? देश संविधान से चलेगा तो ये जो, अच्छा एक चीज़ बताइए, एनआरसी लेकर आ रहे थे, क्या था वो? संविधान से चलने का तरीका था और लेकर आए, हंगामा मचा दिया, लागू नहीं किया। ये कौन सा खेल था भाई? ये कौन से संविधान के काम थे? अगर इतनी हिम्मत थी तो तुमने एनआरसी में हजारों लोगों को, आज भी कुछ लोग बेचारे जेल में बंद पड़े हैं, हंगामा खड़ा किया, जामिया से लेकर पूरे देश में एनआरसी को लेकर हंगामा रहा, तो लागू क्यों नहीं किया? माहौल बना दिया गया है कि मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं पाया विपक्ष के पास। अच्छा, मोदी जी जब नहीं थे तो उसके जो पिछले कांग्रेस की सरकारें थे उसके सामने कौन होता था? उस समय कौन होता था? ये नारे जो ये बगड़ते हैं, आज तक आप बताओ ना, कभी भी ऐसा हुआ है कि किसके सामने कौन? मनमोहन सिंह 10 साल रहे कि नहीं रहे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह से पहले वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी के सामने मनमोहन सिंह थे क्या? ये कोई सवाल पूछता था वाजपेयी जी के सामने कौन? उस समय मिस शाइनिंग इंडिया हो रहा था ना जी, तो कोई तो ये सवाल नहीं पूछता था कौन। लेकिन उससे बढ़िया शासन मनमोहन सिंह जी चला गए कि नहीं चला गया? देश आज ये गाना गाते हैं, 10% के जीडीपी चलती थी उस समय, है ना। और इंटरनेशनली जो आज ये कह रहे हैं कि विदेश में डंका बजता था मनमोहन सिंह का, को पूरे विश्व ने माना था कि उससे बढ़िया अर्थशास्त्री। डंका बज तो रहा है साहब,
नहीं बज रहा। अंग्रेजी बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ वही तो अपने दूसरी डंका तो ये बज रहा है, यूरोपियन यूनियन में प्रश्न उठाए जा रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रश्न उठ रहे हैं। कल परसों ब्रिटेन के पार्लियामेंट में डंका बजा, उन्होंने पर जब उठाया गया कि भैया वहाँ माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पिछड़े दलितों के साथ क्या हुआ, जो समाज हाशिए पे चला गया उसके साथ क्या हो रहा है, आवाज़ बंद की जा रही है, लोगों विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया, ये तो डंका बज रहा था ना कल परसों उठाया। मोदी के नारे आप लगता है नहीं सुनते हैं विदेशी धरती पर, और दूसरे देश के प्रधान जो उनके प्रधान हैं वो पैर छूते हैं। हाँ वो सही बोले आप। एक गए थे एक बार ये हाउडी मोदी करने, इस बार नहीं हुआ हाउडी मोदी, कोई लेने नहीं आया। अमेरिका में ये पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का अपमान हुआ होगा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है और अमेरिका का एक व्यक्ति एक कोई जो है मतलब मिनिमम कर्टसी निभाने कोई नहीं आया, उनको लेने आया था एयरपोर्ट पे जी, कोई भारत का एम्बेसडर ही लेने आया। और मनमोहन सिंह जाते थे तब क्या होता था। और मैं किसी पॉलिटिकल बात ही नहीं करती। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो झूठ का आडंबर रचा गया, हम लोग का जो विद्रोह है, हम लोग जिस बात से दुखी रह रहे हैं कि आप सच्चाई पे जिए ना भाई। भारत का सम्मान होगा इंटरनेशनली भाई, 140 करोड़ की आबादी है, हम बड़ा मार्केट हैं, हमारा XYZ को वो ये भ्रम है कि मोदी जी जाएं या आप जाओगे कल प्रधानमंत्री बन के देश का, तो आपका भी उतना ही सम्मान होगा क्योंकि वो भारत का सम्मान हो रहा है। ये उसको कन्वर्ट करते हैं कि मोदी जी का सम्मान हो रहा है। आप कोई मुझे बता देना इसके। आपने देखा होगा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके उनके पीछे पीछे चल रहा था ना, तो उसमें राजीव गांधी फूल जाते कि ये राजीव गांधी का सम्मान नहीं जी, वो भारत का सम्मान है। और जहां पर भी आज हो रहा है, क्योंकि भारत एक बड़े 140 करोड़ की आबादी के देश को कोई नहीं साथ कौन नहीं रखना चाहे, और हम डेवलप हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े पिछड़े देश रह गए, हम डेवलप कंट्री है ना। ये आज दुर्भाग्य है कि आप करोड़ों का पहले ये गाना गाते थे कि भैया भारत के ऊपर इतना कर्ज, आज कितना कर्ज है, क्या कर दिया आपने। का ऐलान तो हो गया, लगता है कि ये फाइनली जो है ये लोग सीटों को लेकर इनपे जो एक बन जाएगा, सामंजस्य बन जाएगा। बनाना पड़ेगा, मैं ये सब जानबूझकर बोल रहा हूँ, बनाना पड़ेगा। देश के हित में है कि ये विपक्षी दल इकट्ठा हो। देखिए होता क्या है, कई बार जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसका फिर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा हो जाता है, और इन्होंने किया। आप देखो आज के डेट में जो जिस लोकतंत्र, कोई खाली वो जो पार्लियामेंट का मंदिर लोकतंत्र नहीं है ना जी, उसके साथ कोर्ट भी है, उसके साथ चुनाव आयोग भी है। दुनिया भारत की जितनी संस्थाएं सब मिलकर पार्लियामेंट की रक्षा करती है। अब ये पार्टी वहाँ पर बैठ कर इन सबों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो अब जरूरी है, अब जब कब्जा हो गया बहुत, आप देखिए ना कई बार भारत में पहली दफ़ा है ना जी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, EVM की बात आ रही है। तो इस दौर में अगर इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तो फिर आप नहीं लड़ सकते, ये सच्चाई है। जब इस तरह का बेईमान लोग सत्ता में बैठ गया है जिसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बच गई, और इनका झूठ बोलो, झूठ खुद बोलता है और लगातार झूठ बोलता है, ठोस बोलता है और लोगों को भरमाता है। इसलिए जरूरी है कि सर कैसे देख रहे हैं? विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेश में जाकर जो अन्य विदेशी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी का पैर छू रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका इस रूप में बज रहा है कि बहुजन जो समाज है इन लोगों का इनने बैंड बजा दिया है। 9 साल हो गए आज इलेक्शन हुए, 2047 तक इनको विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, पर इनकी ये नहीं समझ में आ रहा है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश का जो 80% से ज़्यादा बहुजन समाज है उसके मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उसके जो बेरोजगार युवा हैं, 80% जो हमारी 65% से ज़्यादा की युवा है उसकी आबादी 35 साल से कम है, और 50% ऐसा हमारा समाज है जिसकी आयु 25 साल से कम है। इसमें 80% से ज़्यादा बहुजन समाज है। इनके बिना इनके कौशल और रोजगार का प्रबंध किए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे कैसे। तो ये जो इवेंटबाजी हो रही है देश से बाहर, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनाई जा रही है। और देश के धरातल पे आप देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के साथ हर दिन अन्याय हो रहा है। और देश के अंदर आज जैसा मणिपुर में आप देखें तो जो हिंसा का माहौल बना है, इसको भी रोकने में भारत सरकार नाकाम रही है। और इन 9 सालों में बहुजन समाज के साथ अगर न्याय नहीं हो पाया तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कुछ 1 साल में कर पाएंगी? 2024 में यह सरकार एक सीट पर लोहे के चने इसको चबाने पड़ेंगे। और समस्त बहुजन समाज जागृत हो चुका है, जागरूक हो चुका है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। मोदी सरकार की पूरी राजनीति समाड़ों के इर्द गिर्द घूमती है और सिर्फ उस समाड़ों के लाभ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई में कामयाब भी हुए हैं। आज इस देश के बहुजन समाज का कोई भी मुद्दा सरकार के पास नहीं है जिस मुद्दे पर वो काम करें। 1990 के दशक में एक नारा लगा करता था कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। उसी क्रम में ज्ञान वापी मस्जिद पर अचानक 18 अगस्त 2021 को एक नया मुद्दा उठाया जाता है, एक नया मुकदमा कराया जाता है, जबकि 1991 में पहले से मुकदमा था। और मुकदमा लाने के पीछे का उद्देश्य है ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता। 2024 के चुनाव में ये सारे मुख्य मुद्दे के रूप में सामने लाएंगे और एक बार फिर बहुजन समाज ठगा जाएगा और ध्रुवीकरण करके ये फिर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और ये असफल होंगे। तो राम मंदिर से आप
खुश नहीं है ये कह रहे हैं। नहीं, राम मंदिर से हम खुश हैं। जो कोर्ट का निर्णय होता है, जो कोर्ट का फैसला होता है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह से ध्रुवीकरण कर जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की मंशा है, उसके विपरीत जाकर ध्रुवीकरण करना, एक दूसरे के बीच में नफरत और भय को पैदा करना, ये अन्याय है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ किया गया एक मजाक है और इसको जनता समझ रही है। और इस बार तो इंडिया को सपोर्ट करेगा पूरा भारत। क्या लगता है 2024 चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ? जी नहीं, इंडिया टिक पाएगा? भाई राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट होगा। और देखिएगा आप उसकी टाइमिंग पर देखिएगा कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि समस्त बहुजन समाज, कोई शूद्र नहीं है, ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू बना करके इनके वोट के साथ इनकी जनमत की लूट की जाएगी। सर, हिंदू राष्ट्र का आप कितना समर्थन कर रहे हैं? भाई हिंदू राष्ट्र का समर्थन तो तब करें जब बहुजन समाज का कुछ भलाई हो। बहुजन समाज आज नौकरियों में नहीं है, इसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। समाज में उनके ऊपर मूत्र त्याग किया जा रहा है, लोगों को सरेआम नंगा करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। कौन से हिंदू राष्ट्र का ये सम्मान करना चाहते हैं? अरे हिंदू राष्ट्र की अगर बनाना ही चाहते हो तो कम से कम बहुजन समाज को हिस्सेदारी दो। न्यायपालिका में, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में, कहीं भी बहुजन समाज हर जगह हर दिन तिरस्कृत होता है। राष्ट्रपति बना दिया दलित को, आदिवासी को, और क्या? अरे यही तो दुर्भाग्य है कि इसके पहले दलित राष्ट्रपति थे और अब आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति को न्योता नहीं मिला। और आज जो मणिपुर में हो रहा है उस पर भी राष्ट्रपति का बयान ना आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला होकर के राष्ट्रपति का ना बोलना और प्रधानमंत्री का सिर्फ 36 सेकंड बोलना, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। दुख तो जताया ना कि हृदय से हम मोदी जी बहुत दुखी हैं इस बात से। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट होता है, वो बिल्कुल दुखी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि अगर असम राइफल को उन्होंने टाइम से वहाँ लगा दिया होता तो 7 से 10 दिनों में वहाँ पर शांति की स्थापना हो जाती। मोदी जी ने देश के लिए अपने घर परिवार तक को त्याग दिया है, दुखी। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि लालू जी ने कहा था कि कम से कम प्रधानमंत्री निवास में बिना पत्नी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से गलत निर्णय हो सकते हैं। तो कम से कम अब से परिवार के साथ रहना शुरू करें। देश सुरक्षित हाथों में है, फिर भी आप 9 साल बेमिसाल गए। जी, देश सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए आज हम टमाटर 200 रुपये किलो खरीद रहे हैं, धनिया और अदरक खरीद रहे हैं। चल रहा है, इतनी महंगाई तो होगी ना। जी, सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का अमृत काल चल रहा है। सारे सवर्णों को EWS सीटों को दे करके उनको नौकरियों में लाया जा रहा है, लेटरल एंट्री कराई जा रही है। अमृतकाल सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के लिए है। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, आप बांट रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास में न OBC है, न दलित है और न ही आदिवासी है। सबका साथ। मोदी कैबिनेट में OBC मंत्री कितने भरे हैं, आप कह रहे हैं कि इनका सामाजिक न्याय सिर्फ मंत्री बनाने तक है, नीचे कुछ नहीं है। इनके पूरे के पूरे सामाजिक न्याय में कहीं भी OBC, SC, ST या OBC नहीं।